चलिए यहाँ पे सवाल डिस्कस कर लेते हैं। सवाल नंबर है 47 और सवाल कहता है द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ अ थिन कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास से बना है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 या 3/2 से कह सकते हैं। थिन है ये, इसका मतलब यहाँ पे लेंस फॉर्मूला जो है उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे पहले लिखा है कॉन्वेक्स सरफेस और यहाँ लिखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप ढूंढिए कि कौन सा कॉन्वेक्स सरफेस है। तो कह सकते हैं कि ये वाला जो सरफेस है कॉन्वेक्स सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 20 सेंटीमीटर के बराबर है। आगे क्या कहता है द कॉनकेव सरफेस हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, यानी इस वाले पार्ट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 60 सेंटीमीटर के बराबर है। The convex side is silvered and placed on a horizontal surface as shown in figure. तो जो कॉन्वेक्स साइड है उसे सिल्वर कर दिया जाता है, ये जो है सिल्वरिंग कर दी जाती है। तो आपको बताना है क्या, पहले पार्ट में पूछा गया है where should a pin be placed on the axis so that its image is formed at the same place, जिससे उसकी इमेज वापस उसी पॉइंट पर बन जाए। तो एक बहुत ही ज्यादा कॉमन जो है कॉन्सेप्ट अब हो चुका होगा आपके लिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे सवाल हमने करवा दिए हैं। यदि आपने अभी तक ये सारी सीरीज आपने फॉलो नहीं की है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाली सीरीज को देखें यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो ऐसे सवालों में। तो चलिए इस सवाल को करते हैं सॉल्व। तो पहले तो हम देखें कि ये हमारे पास जो लेंस वाला असेंबली है कुछ इस तरीके से है। ये पहले लेंस है, ठीक है, और ये मैं मान सकता हूं कि साथ में मिरर जो है चिपका हुआ है, साथ में मिरर इसके चिपका हुआ है। ये हमारे पास एक्सिस है और इस एक्सिस पर मैं मान लेता हूं कि पॉइंट P पर यहां पे हमने पिन रखी हुई है। यहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 60 के बराबर है, यहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 20 के बराबर है। यहां से लाइट जो है इस तरफ से आने वाली है तो मैं इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं और इस वाली डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान लेता हूं। तो मैं सबसे पहले इसका फोकल लेंथ कैलकुलेट करूंगा। इसका फोकल लेंथ कितना होगा लेंस का, तो लेंस का फोकल लेंथ निकालने के लिए थिन लेंस है तो लेंस में का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं दैट 1/f इज इक्वल टू μ-1 which is 3/2 -1 and 1/r1 1/-60 -1/-20। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/20 -1/60 और ये आ जाएगा आपके पास 1/2। So this is 1/f. So 60 minus 20 is 40. 40/1200. 40/1200 into यहाँ पे 1/2 हमारे पास है। 0 से 0 चला गया, 2 से चला गया 2 बार, 2 से चला गया 60 टाइम्स। तो फोकल लेंथ जो है आपको मिल जाती है 60 सेंटीमीटर के बराबर। फोकल लेंथ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बेसिकली एक कॉन्वेक्स टाइप का लेंस है। फोकल लेंथ क्योंकि पॉजिटिव हमें मिली है और नीचे एक कॉनकेव मिरर जो है लगा हुआ है। तो मैं और ज्यादा आसान इस सवाल को बनाने के लिए मैं इस लेंस को तो लिख देता हूं ऐसे। एक कॉन्वेक्स लेंस का सिंबल होता है ये और कॉनकेव लेंस का सिंबल होता है ये कॉनकेव लेंस का सिंबल है, कॉन्वेक्स लेंस का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है लाइक दिस, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20 के बराबर है। r इज इक्वल टू 20। यहां पे मैं एक पिन रख देता हूं, यहां पे पिन रख दिया मैंने। तो पिन से निकलने वाली जो लाइट रे होगी, पिन से निकलने वाली जो लाइट रे होने वाली है, लेट्स से ये वाली लाइट रे है, ये इस लेंस से निकलने के बाद कन्वर्ज हो जाएगी बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस एयर में रेयर मीडियम में रखा है तो वो एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। तो ये ऐसे कन्वर्ज हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब हम चाहते हैं कि लाइट जो है और जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर बननी चाहिए। इसका मतलब लाइट जहां से निकल रही है वहीं वापस जानी चाहिए। तो लाइट को वापस उसी पॉइंट पर हमें भेजना है। तो ये तभी संभव है जब इस मिरर के ऊपर ये परपेंडिकुलरली लाइट आकर गिरे। तो ये मिरर इसको कहेगा कि भाई जिस रास्ते तू आई है ना लाइट, उस रास्ते वापस लौट जा। जिस रास्ते लाइट आई है उस रास्ते वापस लौट जाएगी। ये एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना होता है जिसे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहा जाता है कि लाइट को यदि जिस रास्ते से आई है वहीं से रिवर्स कर दिया जाए तो पूरा रास्ता जो है वो रिट्रेस कर लेती है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं यदि ये इस मिरर के परपेंडिकुलर आकर गिरी, यदि लाइट परपेंडिकुलर टू मिरर आकर गिरती है तो हम कह सकते हैं
कि लाइट वापस से इस पॉइंट पर आकर गिरेगी, यानी कि इमेज जो है वो भी इसी पॉइंट पर हमें मिलने वाला है। अब इस बात को सोचिए कि ऐसा कब होता है कि जब लाइट मिरर से निकल के इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आकर गिरे। मैं कह सकता हूं कि ये जो लाइट यहां से कन्वर्ज हुई है, ये कन्वर्ज लाइट जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती हुई आ रही होगी, तब जाके ये जो इमेज है इस पॉइंट पर मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाने वाला हूं कि ऑब्जेक्ट है यहां पर, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है लेंस के द्वारा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रहा है, तब जाके जो इमेज है इस पॉइंट पर हमें मिलने वाली है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं लेंस से जो इमेज है, लेंस से इमेज मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बना दो, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनानी है ठीक। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यदि आपको ऐसे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे बना सकते हैं इसको। दिस इज द मिरर और इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहां, और यहां पे है साहब हमारा लेंस। इस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है वो रखा है यहां, और लाइट इस तरीके से जो है वो कन्वर्ज हो जाती है और ऐसा लगता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही हो। ये हमारे पास है पॉइंट बी। इसका मतलब ये हुआ कि इस लेंस से जो इस पॉइंट का जो इमेज है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है बन रहा है यहाँ, तो तब जाके लाइट जो है वो रिट्रेस कर लेगी अपना पाथ और इमेज यहाँ पर बन जाएगी। तो मैं लगा देता हूं लेंस फॉर्मूला दैट 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/n। इमेज कहां बननी चाहिए? इमेज बननी चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जो कितना है 20 सेंटीमीटर दूर है। -20 - 1/u इज इक्वल्स टू 1/60। तो -1/u आपको मिल जाएगा 1/60 प्लस 1/20। तो यहां से आपको मिल जाएगा 60 प्लस 20 80/1200। तो यहां से 1200 डिवाइडेड बाय 80 आपको मिल जाएगा माइनस में u की वैल्यू मिल जाएगी। 0 से 0 गया, 4 से गया 2 बार, 4 से गया 30 टाइम्स, तो -15 सेंटीमीटर आपको आंसर मिल जाएगा। यानी कि यहाँ इस ऑप्टिकल सेंटर से लगभग सेंटर सबका यही है बिकॉज ये थिन लेंस है, तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूर जो है वो पिन को रखा जाना चाहिए। तो 15 सेंटीमीटर लेंस से दूर हमें रखा जाना चाहिए इस पिन को, जिससे उसका इमेज वापस से उसी पॉइंट पर मिल सके। तो ये बात हुई पहले वाले पार्ट की। जगह यहाँ पे है नहीं वैसे, तो दूसरा सवाल भी कर लेते हैं। इफ द कॉन्केव पार्ट इज फिल्ड विद वाटर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, फाइंड द डिस्टेंस थ्रू विच द पिन शुड बी मूव्ड so that the image of the pin again coincide with the pin। तो कह रहे हैं कि अब इसमें पानी भर दिया जाता है। देखिए लेंस जो है काफी ज्यादा थिन है, अब यहाँ पे पानी भर दिया जाता है, लिक्विड जो है भर दिया जाता है, और कह रहे हैं कि अब पिन को कितना शिफ्ट किया जाना चाहिए इससे फिर से इमेज जो है बन जाए, उस पिन पर ही बन जाए। तो कितना शिफ्ट करें, इस 15 सेंटीमीटर से कितना ऊपर नीचे कर दें जिससे इमेज फिर से वहां पर बन जाए, पिन पर ही बन जाए। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको रब कर देता हूं पहले। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें काम में आने वाली हैं, इस लेंस का ये जो पूरा है ये काम आने वाला है। तो 60 सेंटीमीटर में ऑलरेडी लिख लेता हूं, इसको रब कर देता हूं। ठीक है, सवाल करते हैं। ये लेंस, ये हमारा मिरर हो गया, मिरर के साथ ये हमारा लेंस हो गया, और अब क्योंकि वाटर हमने भर दिया है यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूं कि ये एक और लेंस इसे माना जा सकता है, इसे एक और लेंस माना जा सकता है लाइक दिस, कि इसका सरफेस फ्लैट है और नीचे वाले पार्ट का जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मैं इसका फोकल लेंथ निकाल सकता हूं। फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 4/3 - 1 1/r1 - 1/r2। r2 कितना है आपके पास, -60। तो यह आ जाएगा आपके पास 1/3, आ जाएगा 1/60। तो फोकल लेंथ आपको मिल जाएगी 180 सेंटीमीटर के बराबर, 180 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया। तो ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस हमें मिल चुका है यहां पर। अब हम चाहते हैं कि एक ऐसा लोकेशन हमें मिल जाए कि जहां पे इमेज ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बन जाए। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक मिरर है, ये हमारे पास एक लेंस है, ये हमारे पास एक दूसरा लेंस है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, लाइट यहां जाएगी, कन्वर्ज होगी और कन्वर्ज होगी,
और यहाँ पर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही होगी। तो लाइट मिरर से यदि लौट जाती है तो वापस अपने रास्ते को अपना लेती है और जहां से निकली है वहीं घुस जाती है। तो अंत में जहां से रिफ्लेक्शन होना है, जहां से लौटना है, यदि उसी रास्ते को अपना लेती है तो पूरा रास्ता उसी को वही ट्रेस करना होता है। ठीक बात समझ गए? अच्छा, हम एक बात ये देख चुके हैं ऑलरेडी कि इस लेंस के द्वारा जो इमेज है वो बन रही होती है 15 सेंटीमीटर पर। इस लेंस के द्वारा जो इमेज बन रही होती है वो 15 सेंटीमीटर दूर बन रही होती है। इसका मतलब ये है कि अब इस लेंस को जो इमेज बनानी है ऑब्जेक्ट की, मैं मान लेता हूं ऑब्जेक्ट जो है u डिस्टेंस दूर है। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस वाले लेंस को 15 पर यदि बना दे, यदि ये लेंस इस ऑब्जेक्ट का इमेज 15 सेंटीमीटर पर बना दे तो ये पिछले वाला सवाल जो है हो जाएगा। इस लेंस को लगेगा 15 से आ रही है और इस मिरर को लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आ रही है, तो ये वापस लाइट रिट्रेस कर देने वाली है। हमारा टास्क अब इस सेकंड वाले पार्ट में इतना सा बचा है कि इस मिरर को लगना चाहिए कि 15 सेंटीमीटर से लाइट आ रही है, तो बस वही करना है। इससे इमेज बना दो 15 सेंटीमीटर पे, तो मैं लिखूंगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो इमेज बननी चाहिए 15 पर, -15 ले रहे हैं, माइनस 1/u माइनस मॉड u लिख देता हूं इज इक्वल्स टू 1/f। f इसका फोकल लेंथ कितना है 180 के बराबर, ये आ गया आपके पास 180। सो 1/mod u डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं, सो इट विल बी 1/180 प्लस 1/15। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 180 एक बार, 15 से गया 15 का 15 3 15 दूनी 30। सो 180/13 हमारा आंसर आ जाता है। मॉड u इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 13। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाता है 180/13 करेंगे, 13 कम 13 और बचा आपके पास 5 50 13 3 39 बचे 11 यानी कि 110 हो गए। 13 दूनी 26 13 3 39 13 4 52 65 78 किनमें 104 13 104 बचे 6 और 13 चौक 52 13.84 सेंटीमीटर आपको ये नई लोकेशन मिल जाती है। लेकिन हमसे सिर्फ शिफ्टिंग पूछा गया था, तो पहले 15 सेंटीमीटर पे था, अब 13.84 सेंटीमीटर दूरी है, पहले वो 15 सेंटीमीटर पे था, अब वो 13.84 सेंटीमीटर पे है। इसका मतलब उसको नीचे की तरफ शिफ्ट करना होगा इस ऑब्जेक्ट को, कितने अमाउंट से 1.16 सेंटीमीटर डिस्टेंस से उसको नीचे की तरफ शिफ्ट करना होगा, तब जाके ऑब्जेक्ट का इमेज उसी पॉइंट पर बनने वाला है। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th ऑफ अक्टूबर से, जो कि 7th ऑफ अक्टूबर से लेके 29th ऑफ अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है। ठीक है बच्चों, डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम और डेली अवार्ड्स हैं इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजॉन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूले, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल हमारे पास है, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस आर +20 and +30 सेंटीमीटर। The material of the lens has a refractive index of 1.6. Find the focal length of the lens if it is placed in air or if it is placed in water. तो यदि एयर में यदि बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं that 1/f is equal to mu minus 1, 1.6 minus 1, और यहाँ पे r के जो साइन है ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, कुछ इस तरीके से जो है कहानी बन रही है। दोनों लेंस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पॉजिटिव है, 1/20 1/r1 - 1/r2, तो आ जाएगा आपके पास 30 - 20 10/600
इंटू 0.6, इसको 6/10 लिख सकते हैं। 10 से 10 गया, 6 से गया 100, तो फोकल लेंथ आपको मिल जाती है प्लस 100 सेंटीमीटर के बराबर। अब इस लेंस को हम दूसरे मीडियम में रख देते हैं, वाटर में रख देते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह लिखते हैं। तो 1/f डैश जो है वो हो जाएगा आपके पास 1.6, 16/10 और डिवाइडेड बाय 4/3, तो आ जाएगा 4/3 -1 और 1/r1 - 1/r2, ये 10/600 यानी 1/60 हमें मिलता है। इनका जो डिफरेंस है 4 से गया ये 4 बार, 2 और ये गया 5, सो 6 - 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1/60, तो f डैश जो है आपको मिल जाता है 300 सेंटीमीटर के बराबर। अब देख सकते हैं फोकल लेंथ में कितना ज्यादा इजाफा हो गया है यदि हम लिक्विड को चेंज कर देते हैं, मीडियम को चेंज कर देते हैं तो। ठीक, समझ गए ना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहता है अ सिलिंड्रिकल वेसल whose diameter and height both are equal to 30 सेंटीमीटर। तो ये कुछ ऐसा डब्बा है जिसका डायमीटर और जिसका हाइट दोनों 30 सेंटीमीटर के बराबर है, placed on a horizontal surface and a small particle p is placed in it at a distance of 5 सेंटीमीटर from the center। तो यदि ये इसका सेंटर है तो सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर इस पार्टिकल को रखा गया है, इसका मतलब इस कोने से जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा है, एन आई इज प्लेस्ड एट अ पोजीशन सच दैट द एज ऑफ द बॉटम इज जस्ट विजिबल। ठीक, सी द फिगर। ठीक है, तो इसका जो बॉटम है वो जस्ट विजिबल होता है इस आंख को। आंख जो है यहाँ पे कोने में रखी हुई है, इसका मतलब डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है नॉर्मल इंसिडेंस का नहीं है, नॉर्मल जो है यहाँ पे लाइट रेज का काम नहीं होगा। तो कोई भी जो अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला होता है जैसे अपेरेंट हाइट का, अपेरेंट डेप्थ का, वो यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान में रखिए। यदि आपके पास ऑब्लिक प्रोजेक्शन है यानी कि लाइट ऑब्लिकली गिर रही है आंखों में, तो हम वो प्रोजेक्शन, वो वाला जो अप्रोक्सीमेशन है वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटे हैं तो साइन को 10 बना दिया, 10 को सिर्फ एंगल बना दिया, तो वो सब यहां नहीं चल पाएगा। The particle P is in the plane of drawing up to what minimum height should water be poured in the vessel to make the particle P visible? तो हमें कितना पानी इसमें भरना होगा जिससे ये पार्टिकल P जो है इस ऑब्जर्वर को विजिबल हो जाए, दिख जाए, ये हम चाहते हैं यहाँ पे। तो पहले मैं इस डब्बे को, इस कंटेनर को थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूं जिससे आपको एक एक लाइट रे जो है वो अच्छे से दिख जाए। तो ये हमारे पास कंटेनर है लाइक दिस। इस कंटेनर में ये 0 में ऐसे लिख रहा हूं, इसको एक्स एक्सिस पे मान लेता हूं इस लाइन को। ये आ जाएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर। इसका जो सेंटर है वो सेंटर होगा यहाँ पे कहीं सेंटर पे 15, यहाँ पे मैंने लिख दिया, और पार्टिकल जो आपका रखा हुआ है वो रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पर। ठीक है, यहां से 5 सेंटीमीटर दूर ये पार्टिकल रखा हुआ है। यहां पे जो है ऑब्जर्वर है, यहां ऑब्जर्वर है और वो सिर्फ इस कोने को देख पाता है, वो कोने से अंदर की जो चीजें हैं उनको नहीं देख पाता है बेचारा। तो यहां एक लाइन बना दीजिए, ये लाइन हमने बना दी है, ये लाइन। ठीक है, अब मैं एक बात ये कह सकता हूं कि ये जो है 30 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, तो मैं कह सकता हूं ये एंगल जो है 45 डिग्री के बराबर होने वाला है, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा और इस लाइन का वर्टिकल के साथ एंगल 45 होगा। चाहे कहीं पे भी मैं वर्टिकल लाइन खींच देता हूं तो एंगल 45 ये बनाने वाली है। अब हम चाहते हैं कि इसमें लिक्विड भर दें, हम इसमें पानी भर देना चाहते हैं और पानी इस तरीके से भरें जिससे ये उतना ही पानी भरें जिससे जस्ट ये वाला जो पॉइंट P है ये दिखने लग जाए। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट P से जो निकलने वाली लाइट रे है, पॉइंट P से जो निकलने वाली लाइट रे है वो लाइट रे रिफ्रैक्ट होके वो इस लाइन के अलोंग चली जाए तो क्या होगा, यहां से निकलने वाली लाइट रे इस ऑब्जर्वर की आंखों में पहुंच रही हैं, तो इस ऑब्जर्वर को ये वाला जो पार्टिकल है वो दिख जाने वाला है। तो मैं मान लेता हूं कि पानी जो है हमने यहां तक भरा है, पानी हमने यहां तक भरा है और ये हाइट जो है h के बराबर है।
हाइट जो है h के बराबर है। मैंने रैंडम हाइट यहां पे ली है, रैंडम हाइट यहां पे ली है h के बराबर हमने पानी यहां पे भरा है। और यहां से जो एक रैंडम लाइट जो निकलेगी, जो रैंडम लाइट रिफ्रैक्शन के बाद इस तरफ हो जाने वाली है, हम चाहते हैं कि यहां से निकलने वाली लाइट रिफ्रैक्ट होके इसके अलोंग चली जाए। तो मैं मान लेता हूं इंसिडेंट जो है वो इस पाथ के अलोंग हुई होगी। ठीक बात। अब देखिए, मैं यहां से एक वर्टिकल लाइन बना देता हूं, वर्टिकल लाइन यहां पे बना देता हूं कुछ इस तरीके से। ये एंगल जो है वर्टिकल के साथ इस लाइन का वो होने वाला है 45 डिग्री, ज्योमेट्री से ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। ये वाला एंगल जो है मैं मान लेता हूं आई के बराबर है। ठीक बात। ये हमारे पास जो पॉइंट है ये एक्स है। तो मैं पहले तो स्नेल्स लॉ लगा देता हूं, जितना मुझे आता है। सबसे पहले जो बेसिक चीजें आती है वो मैं इस्तेमाल कर लेता हूं कि यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे पता है वाटर का 4/3 होता है। यदि दिया भी नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, ये तो आप यूज कर सकते हैं यदि सवाल में यही पूछे ना गए हो। ऐसा नहीं हो सवाल में पूछा भी है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, ऑप्शन है 1.51, 1.52, 1.5, 1.53, आप 1.5 लगा के आगे। तो यदि दिया नहीं हो, जरूरत पड़ रही हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं स्नेल्स लॉ यहां पे लगाने वाला हूं, दैट 4/3 इंटू साइन आई इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होता है 1 इंटू साइन 45। ध्यान रखिएगा, साइन आई को tan आई मत लिख देना, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोजेक्शन नहीं है, नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है, ऑब्लिक जो है इंसिडेंस हो रहा है, तो इसमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन आपका नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे 1/√2 होता है, सो इट्स 1/√2। 4 को इधर ले जाइए, 3 को इधर ले जाइए, सो 3/4√2 आपको साइन आई की वैल्यू जो है मिल जाती है यहां से 3/4√2। अच्छा, इस वाले ट्राइंगल को देखिए ध्यान से, इस वाले ट्राइंगल को आप ध्यान से देखिए। इस वाले ट्राइंगल में ये टोटल एंगल 45 है, ये बात तो हम मान गए। ये टोटल एंगल जो है ये 45 होने वाला है, बिकॉज ये 45 है तो ये पूरा एंगल 45 है, ये एंगल 45 है। इसका मतलब इस वाले ट्राइंगल में ये दो एंगल 45 डिग्री के हैं और ये 90 है, तो मैं ये वाली साइड और ये वाली साइड कह सकता हूं बराबर होने वाली है। दिस साइड एंड दिस साइड विल बी इक्वल। मैं अलग कलर भी ले लेता हूं, ये वाली साइड की बात कर रहा हूं मैं और ये वाली साइड की बात कर रहा हूं। तो मैं कह सकता हूं यदि ये हाइट जो है h के बराबर मैंने मानी है, तो ये वाली जो हाइट है ये भी h के बराबर होगी, ये भी हाइट जो है h के बराबर होने वाली है। और क्या कर सकते हैं, ये यदि h के बराबर है तो ये कितना हो जाएगा h-10, ये h-10 हो जाएगा। तो इस वाले ट्राइंगल की अब हम बात करते हैं, इस वाले ट्राइंगल की हम बात करते हैं, क्योंकि मुझे i की वैल्यू निकालनी है और मुझे h की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया है। दोबारा आपको दिखा देता हूं ये वाला ट्राइंगल, ये कुछ इस तरीके से ट्राइंगल है, लाइक दिस। ये वाला एंगल है I, ये है हमारे पास H, ये हमारे पास है H-10, H-10, ये एंगल है 90। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि tan I जो है, tan I यहां से कितना बन रहा है बेटा, tan I is this upon this which is H-10 divided by H। और यहां से मुझे sin I की वैल्यू पता है, तो क्या मैं tan I की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। ये एंगल I है, ये है 3, ये है 4√2, 4√2 ये होगा, तो 4 चौक 16, 32 माइनस 9 का अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास √23। तो यहां से tan I की वैल्यू आपको मिल जाती है this upon this, यानी कि यहां से tan I आपको मिल जाता है 3/√23। सो 3/√23 की वैल्यू आप H-10/H रख दीजिए, 3/√23 is equal to H-10 divided by कितना हो जाएगा आपके पास ये H, मल्टीप्लाई करिए, 3H is equals to √23 H-10 times √23। तो यहां से आपको मिल जाता है, इसको इधर ले जाइए, सो √23 minus 3 into H is equals to 10 times √23। यहां से आपको H की वैल्यू मिल जाती है 10 √23 डिवाइडेड बाय √23 माइनस 3। अब √25 जो है 5 होता है, √23 को मैं अप्रोक्सीमेटली 4.8 ले लेता हूं, तो यहां से आपको मिलेगा 10 into 4.8 डिवाइडेड बाय 4.8 माइनस 3। तो तक आपके पास है 10 into 4.8 डिवाइडेड बाय 4.8 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3, 4, 1.8।
डेसिमल से डेसिमल चला गया और ये 9 6 8 48 6 3 18, सो 80/3 आपको जो है आंसर मिल जाता है। 80/3 कितना आएगा? 2 3 दूनी 6, बचा आपके पास 2 20 18 26.66 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर होगा। यानी 30 सेंटीमीटर ऊंचे कंटेनर में आपको 26.7 सेंटीमीटर तक पानी भर देना होगा। यदि मैं बात करूं यहाँ पे, ये कंटेनर है तो लगभग यहां तक आपको पानी जो है भरना होगा, तब जाके इस पार्टिकल को ये साफ साफ देख पाएगा ऑब्जर्वर। ठीक बात? आई होप आपको ये समझ में आ गया। यदि कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे, मैं उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा।